हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। कल एमपीपीएससी मेंस का फिफ्थ जो पेपर है हिंदी का, उसका पेपर है। बहुत सारे लोगों ने अभी तैयारी नहीं की है, क्योंकि हिंदी का सभी लोग, हिंदी मीडियम के लोग सभी ये सोचते हैं कि हम पेपर वाले ही दिन कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अभी आप पुराने पेपर से उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और जो भी आपके पास भी आपने नोट्स बनाया हो या जो भी आपके पास बुक हो, उसके जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन मतलब पूरा 3 मार्कर जो होगा वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। प्रारूप लेखन कर लीजिए, लेटर कर लीजिए, पूरे जो करंट से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रतिवेदन कर लीजिए। किसी भी इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं 26 तारीख के बाद आपको पूरा रिव्यू दूंगी। आज का जो फोर्थ पेपर हुआ है, आज के फोर्थ पेपर में हमारे नोट्स में से, एथिक्स के नोट्स में से 85 से 90% आया है। पूरा का पूरा मूल्य क्या होते हैं, या पूरे किसी दार्शनिक के बारे में कोई बात किया तो पूरे दार्शनिक के बारे में आए हैं। जो मैंने अलग से ग्रुप में दार्शनिक के बारे में PDF सेंड करती हूँ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। भ्रष्टाचार का जो क्वेश्चन है वो हमारे नोट्स में से आया है, तो आप वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। अगर आपने हमारे नोट्स लिए हो तो कि उसमें से 85 से 90% हमारे नोट्स में से ही आया है। हिंदी का अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप हमारी हिंदी की PDF ले सकते हैं। हिंदी की, अगर आपको हिंदी की नॉर्मल PDF चाहिए पूरे नोट्स की तो वो 200 रुपये की है। अगर आप सॉल्व पेपर की PDF लेना चाहते हैं तो वो 150 रुपये की है। अगर आप पुराने पेपर्स और हिंदी दोनों लेना चाहते हैं तो वो 300 रुपये की है, तो आप ले सकते हैं। और इसको ही रिवाइज कर लीजिए। पहला वो, इसको 50 शब्दों में हमको ये 3 मार्कर को लिखना है। स्वर सैनी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाओं के नाम लिखो। स्वर सैनी अपभ्रंश मतलब, स्वर सैनी मतलब वो इसलिए हुआ कि जो प्राचीन जनपद में सूरसेन था, प्राचीन जो जनपद थी वहाँ पर ये बोली जाती थी, तो वो उस वहाँ से ये निकली है। तो स्वर सैनी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाएं कौन सी हैं? एक है राजस्थानी और एक है गुजराती। तो आपको देखिए, आपने ये दोनों क्वेश्चन करी। अब आपको इससे संबंधित भाषा वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लेना है कि और इससे संबंधित कौन से आ सकते हैं। स्वर सैनी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली कौन सी 2 भाषा है? एक तो है राजस्थानी और एक है गुजराती। नेक्स्ट है, मेवाती बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? मेवाती बोली भी स्वर सैनी अपभ्रंश से ही जन्मी है। मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? भाषा का ही एक रूप, और उसके जो छोटे स्तर पर जो बोली जाती है तो उपभाषा के अंतर्गत, जैसे बोली है उसका जो छोटा क्षेत्र होता है उपभाषा हो जाता है, तो वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? स्वर सैनी अपभ्रंश में आती है मेवाती बोली। पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा की ये उपभाषा है। ओके, इसके अंतर्गत आती, मतलब ब्रज भाषा के साथ ये बोली जाती है। हरियाणा राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। आपने सुना होगा मेवाड़ राजस्थान में है, तो मेवाती से याद रखिएगा कहाँ होता है, हरियाणा राजस्थान में ये बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा की उपभाषा है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम कौन सा है? सौर सैनी है। खड़ी बोली का अगर हम सबसे उपयुक्त प्राचीन नाम देखें तो क्या है? सौर सैनी है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, आप देख रहे हैं बोली और भाषा से ही संबंध आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन भी भाषा से ही संबंधित है। राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343(1) के प्रावधान के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि की कौन सी होगी? देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतोष्ठ वर्ग किसे कहते हैं? दंतोष्ठ आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, दांतों और ओठों से, मतलब जो दांत से और ओठ से, दांत से, जीभ और ओठों के युग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। दांत में से, जीभ और ओठों के योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। उदाहरण है जिसका वा, कौन सा उदाहरण है? वा उदाहरण है, उसको दंत्योष्ठ वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होता है, जो किसी सरकारी कार्यालय में या किसी बड़े को भेजा जाता है, किसी कार्यालय में, निजी कार्यालय में। तो और अनौपचारिक पत्र जो होता है, जो हम अपने सभी सगे संबंधियों को भेजते हैं। तो ऐसे पत्र जो हम अपने व्यक्तिगत संबंध को लिखते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे अपने परिवार के लोगों, माता पिता, भाई बहन, हालचाल जानने या निमंत्रण हेतु ये दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रारूप लेखन की अवधारणा। आप
देखिए प्रारूप मतलब होता है कच्चा कच्चा जो मसौदा होता है। तो किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले उसका कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है, वह प्रारूप लेखन कहलाता है। किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले उसका एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रारूप लेखन कहलाता है। नेक्स्ट है लोकाक्ति को परिभाषित करो। लोकाक्ति मतलब होता है लोक में प्रचलित, लोक में उक्ति। तो लोक में प्रचलित वह कथन या उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होती है। इसमें सामाजिक जीवन के अंश होते हैं। सत्यता के लोकोक्ति लोक से जुड़ी है तो उसमें सामाजिक जीवन के अंश विद्यमान रहेंगे। नेक्स्ट है भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। जो भाषा होती है वो बड़ी होती है और जो बोली होती है वो छोटी होती है। बोली का जो शब्द भंडार है वो सीमित होता है, मतलब सीमित क्षेत्र में ये बोली जाती है। और भाषा क्या होती है? विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों की जो बोली है वो बुंदेलखंडी है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी भाषा है। तो इस प्रकार से हिंदी विस्तृत हो जाती है और बुंदेलखंडी सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। जब बोली अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तो वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो बोली का शब्द भंडार सीमित होता है, भाषा विस्तृत होती है। जब बोली अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तो वह भाषा कहलाती है। यन संधि किसे कहते हैं? संधि पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री जी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है और री ऋषि का रा हो जाता है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, अनु प्लस अय, अन्वय। तो ये इसके उदाहरण रहेंगे। ये दा और आ मिलके क्या बना लिया? ध बना लिया। और यहाँ पे ना और आ ने मिलके बना लिया व। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं बताओ। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण और एक ही संकेत होता है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण संकेत के लिए एक ही ध्वनि होती है। तो इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है, एक वर्ण संकेत के लिए एक ही ध्वनि होती है और इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। नेक्स्ट है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन में शामिल की? जितनी भी संविधान संशोधन में भाषा को जोड़ा गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान संशोधन में शामिल किया। 15वीं भाषा के रूप में इसको शामिल किया 8वीं अनुसूची में। सिंधी को कब किया गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में। संकर शब्द किसे कहते हैं? हिंदी के ऐसे शब्द जो दो भाषा के मिल से बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी और सिनेमाघर। पर सर्ग किसे कहते हैं? मतलब कर सर प्लस सर्ग। पर मतलब होता है बाद में, सर्ग मतलब होता है चलना। अतः जो शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, शब्दों के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण भाग बना लेते हैं, प्रत्यय टाइप के होते हैं, यह राम का समान है। अनुनासिक और अनुस्वार किसे कहते हैं? देखिए अनुनासिक समझ में आ रहा है, नाक से बोला जाता है और अनुसार नाक से बोला जाता है। अनुनासिक ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है और अनुस्वार जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो बोला जो जाता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक कहलाते जैसे गाँव, आंगन। तो ये अनुनासिक है। अनुसार जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, अंगूर, तो ये अनुनासिक और अनुस्वार होते हैं। तो अनुसार क्या होता है? जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक जिनके उच्चारण नाक और मुंह से होता है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपनाम होता है, मतलब पहला पद जो होता है वो विशेषता बताता है, दूसरा पद विशेष होता है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। पहला वर्ड दूसरे की विशेषता बताता है, जैसे कि है महापुरुष। महापुरुष में पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है? महान बता रहा है। मतलब महान क्या हो जाएगा? जो महान क्या हो जाएगा? महान विशेषता बताएगा और दूसरा पद जो हो जाएगा पुरुष वो विशेष हो जाएगा। बहुव्रीहि समाज में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। हंस पद किसे कहते हैं? यदि लेखन करते समय कोई अक्षर छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद लगाकर ऊपर वाले भाग को लिख देते हैं। कोई लिखते समय अगर छूट जाता है तो हम ऐसे लिखते ऊपर जो लगा देते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976, इस अधिनियम में राजभाषा संबंधी नियम है। तमिलनाडु के सिवाय ये पूरे भारत में है। इसमें राज्यों केंद्र सरकार के कार्यालय में पत्र प्रावधान का उल्लेख है। देखिए फ्रेंड, ये आएगा आपका हिंदी का अंग्रेजी, इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आएगा। ये लोग आप लोग कर लेंगे, सरल आता है। इसमें कोई भी इस प्रकार से एक पैसेज दिया होगा हिंदी में और आपको अनुवाद करना है, तो आप देखिए अंग्रेजी का अनुवाद ये हिंदी में हो जाएगा और हिंदी का अंग्रेजी में हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद
निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए और रेखांकित शब्दों का भाव पल्लवन। संक्षेपण मतलब होता है छोटा करना है, आपको सार लिखना है, और भाव पल्लवन मतलब होता है आपको जो रेखांकित पंक्ति है उसको विस्तार से लिखना है। जैसे कि युवा शक्ति का आर्थिक क्षेत्र में मुख्य योगदान रहा है, तो इस लाइन को आपको विस्तार करके लिखना है। मतलब इस लाइन को अपने शब्दों में आपको लिखना है कि इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है। तो आप ऐसे ही आपका ये दूसरा क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है इसको आपको विस्तार करके लिखना है, और ये जो पूरा ऊपर का दिया है इसको आपको संक्षेपण करके लिखना है। तो जैसे कि देखो आप ये देख रहे हैं ऊपर का युवा शक्ति का आर्थिक क्षेत्र में मुख्य योगदान रहा है, तो यहाँ पे आपने ये किसी भी राष्ट्र के क्षेत्र में ये इतना बड़ा जो था आपने छोटा करके लिख लिया। अब भाव पल्लवन में किसका लिखना था आपको ऊपर, युवा शक्ति का आर्थिक क्षेत्र में मुख्य योगदान है, तो आपने उसका भाव पल्लवन लिखा। देखो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में युवा शक्ति की कार्यशीलता मुख्य भूमिका निभाती है। भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत युवा शक्ति का ही है, जो भविष्य में जनसंख्या और लाभांश के रूप में विकसित होती है। तो इस प्रकार से आप ऐसे ही दूसरा वाला कर सकते लिखेंगे और फिर उसका भाव पल्लवन करेंगे। इस एक और क्वेश्चन आया था कि कार्यालयीन आदेश, देखिए कुछ भी आ सकता है, कार्यालयीन आदेश आ सकता है, टिप्पण लेखन, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, ज्ञापन आ सकता है, अधिसूचना आ सकती है। ये नोट्स जो मेरे हैं उनमें सभी के मैंने एग्जाम्पल्स और वो प्रारूप दिए हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स का ये पूरा लेना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। स्वयं को जिलाधिकारी इंदौर मानते हुए कार्यालयीन आदेश निर्गत करें जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयीय पत्रावली पर ले जाने की अनुमति। देखो जो स्वयं को जिलाधिकारी आपको इंदौर जो भेजेगा कार्यालयीन पत्र, वो उसका जो बारे में जो है कौन भेजा रहा है और कहाँ से भेजा रहा है ये ऊपर लिखाएगा। यहाँ पे हमेशा डेट ही लिखी जाती है, हमेशा राइट साइड क्या लिखी जाती है, डेट लिखी जाती है। कार्यालयीन आदेश का विषय अब हम यहाँ पे बीच में लिख दे, ऊपर हमने लिखा कि कौन भेजा रहा है, फिर कार्यालयीन आदेश, फिर विषय। समस्त लिपिकों को कार्यालयीन पत्रावली घर ले जाने की अनुमति निषिद्ध है, ये विषय लिख दिया। अब पूरी जो विषय वस्तु है हम वो लिख देंगे। विषय के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि आने वाले समय में सभी लिपिकों को शासकीय कार्यालयीन पत्रावली घर लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे स्टार्टिंग में लिखिएगा, विषय के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है। अतः समस्त लिपिकों को यह सूचित किया जाता है कि सभी कार्यालय पत्रावली शासकीय कार्यालय में प्रेषित करें। और अब हस्ताक्षर आ जाएगा, कलेक्टर भेजा रहा है तो उसका जाएगा। प्रेषक प्रतिलिपि किन को भेजानी जानी है वो यहाँ पे बाईं साइड आ जाएगी, किसको भेजाई जानी है। तो इस प्रकार से हम ये कार्यालयीन आदेश लिख सकते हैं। कार्यालयीन आदेश जो कार्यालय में किसी ऊपर के विभाग द्वारा अधीनस्थों को भेजा जाता है। तो आपने कलेक्टर लिख, कार्यालयीन आदेश लिखा, दिनांक लिखा, विषय लिखा और फिर ये लिख दिया। इसी प्रकार एक ये क्वेश्चन आया है कि उक्त आशय का प्रार्थना पत्र लिखो। इंदौर पब्लिक स्कूल में इंदौर के लिए हिंदी विज्ञान शिक्षक की आवश्यकता है, योग्यता कम से कम, तो आपको एक विज्ञापन डालना है। तो ऊपर जो ऊपर यहाँ पे वो आएगा जो संस्थान पहुँचा रहा है, जैसे कि अभी अपन ने कार्यालय लिखा, फिर यहाँ पे दिनांक आ जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि भी ऊपर ही डाल देंगे। इधर पे क्रमांक आ जाएगा। विज्ञापन है इंदौर पब्लिक स्कूल इंदौर के लिए हिंदी विज्ञान कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता, विज्ञापन डाल लिया। फिर नीचे शैक्षणिक योग्यता क्या है वो डाल ली, वांछनीय योग्यता डाल ली, आकर्षक वेतनमान लिख लिया। फिर विशेष आवेदक अपना आवेदन पत्र 30 जून तक। यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं होती कि आपको यहाँ पे यही लोग करके लिखना है। आप जो जी मेन विषय वस्तु है जहाँ पे विज्ञापन में जो चीज़ मांगी है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और नीचे एड्रेस लिख देना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे ये पारिभाषिक शब्द पूछे जाएंगे, या आपको इस पर बने हुए आएंगे, लिखे हुए आएंगे इस तरफ, आपको केवल यहाँ के लिख देना है। तो जितने भी पुराने पेपर के हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी खुद आप स्वयं कर पाएंगे। देखिए आप ये हिंदी से अंग्रेजी में आएंगे, अंग्रेजी से हिंदी में आएंगे। फिर ये मुहावरों का प्रयोग आएगा तो आपको मुहावरे का प्रयोग करना है। गद्यांश लेके आएंगे तो गद्यांश को देखकर आपको उसके आंसर अच्छे से लिख देना है। तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से आंसर, जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक भोपाल की शाखा में लगातार 3 वर्षों से हानि का उल्लेख करते हुए इसमें प्रतिवेदन लिखना है। कहाँ का लिख रहा है, भोपाल का, दिनांक है, और ये जांच प्रतिवेदन किस प्रकार का है, जांच प्रतिवेदन है, तो यहाँ पे जांच लिखेंगे। विषय डालेंगे PNB भोपाल की शाखा का प्रतिवेदन, फिर यहाँ पे ऊपर विषय वस्तु डालेंगे। फिर जो समिति ने अपनी रिपोर्ट दी हो उस रिपोर्ट को पूरा मेंशन करेंगे। प्रतिवेदन करीब 2 पेज का लिखें, ऐसा कोशिश कीजिएगा। फिर स्वयं को आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का सचिव मानिए और आपको एक मुख्य परीक्षा की आवेदन जमा करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित करनी है। तो वो ये अधिसूचना लिखना है और जिसने भेजाना है, दिनांक, क्रमांक लिखना है, अधिसूचना, फिर विषय लिखना है। और अधिसूचना में विषय नहीं लिखना है, आपको कुल सचिव लिख के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और ये पूरा जानकारी जो विषय वस्तु है वो आपको दे देना है। इस प्रकार से
इस प्रकार से आप ये पेपर अपना सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही पुराने पेपर्स को आप सॉल्व करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 26 के बाद मेरी जो प्रीलिम्स की वीडियो अभी नहीं बना पा रही हूँ, वो बहुत अच्छे से आपको, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास कि आयोग कराना है आपको, तो मैं जल्दी आयोग भी आपको बहुत अच्छे से पूरे आयोग करा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।